नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और लेकर आया हूं आपके लिए खास बुलेटिन बजट की बात। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया ग्रोथ को पुश करने वाला बजट। रिफॉर्म एक्सप्रेस की बढ़ाई स्पीड। बजट में भारत को आगे रखने वाले 6 कदमों पर फोकस। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इंफ्रा पर खास जोर। बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया गेम चेंजर। कहा एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा बजट। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी नई रफ्तार। बजट में सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस को पेश किया। रोड मैप। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे 12,20,000 करोड़। विनिवेश के 80,000 करोड़ जुटाने की तैयारी। डिफेंस बजट भी 22% बढ़ाएगी सरकार। वित्तीय घाटे के लिए 4.3% का लक्ष्य। बजट से कैपिटल मार्केट को लगा करारा झटका। फ्यूचर्स पर एसटीटी 150% तो ऑप्शंस पर 50% बढ़ाया, लेकिन शेयर बाईबैक पर नॉमिनल की बजाय कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने से मिली राहत। बजट में एसटीटी बढ़ने से बाजार हुआ बेहद निराश। निफ्टी करीब 500 पॉइंट फिसलकर 24,900 के नीचे आया। सेंसेक्स 1,500 पॉइंट टूटा। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली और तेज। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 10% से ज्यादा उछाल के साथ 15 के पार। वित्त मंत्री ने बजट में आईटी सेक्टर को दी बड़ी राहत। सेफ हार्बर मार्जिन 15.5% तय। डेटा सेंटर बनाने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया। बजट में इंफ्रा को बड़ा बूस्ट। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। 20 नेशनल वाटरवेज की भी घोषणा। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बनेंगे रेयर अर्थ कॉरिडोर। टेक्सटाइल के लिए भी नेशनल फाइबर स्कीम का ऐलान। विदेश में पढ़ाई, इलाज और घूमना फिरना होगा सस्ता। टीसीएस 5% से घटाकर 2% हुआ। कैंसर की 17 दवाएं भी ड्यूटी फ्री। ई व्हीकल, सोलर पैनल और पर्सनल यूज के लिए विदेश से सामान मंगाना होगा सस्ता। सीएनबीसी आवाज पर देश ने देखा और समझा बजट। आवाज के सोशल मीडिया की धूम। बजट भाषण के दौरान करीब 8 लाख दर्शक एक वक्त में लाइव जुड़े। देश के सभी बिजनेस, जनरल, हिंदी और इंग्लिश चैनल के सामने आगे रहा आवाज। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का शुक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना नवा आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में देश के विकास के लिए 3 कर्तव्य तय किए। विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार, स्वास्थ्य, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। वहीं बजट के ग्लोबल अनिश्चितता और घरेलू मांग को बूस्ट करने की दिशा में भी बड़े ऐलान देखने को मिले हैं। बजट में सेमीकंडक्टर के लिए खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बायोफार्मा शक्ति का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही अगले 5 साल में 10,000 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दरें घटाई गई हैं। 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से
छूट मिली है, वहीं जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनकी विदेश में होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। बजट में 7 रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही 3 कर्तव्यों और 6 कोर एरिया का जिक्र किया, जिस पर पूरा बजट आधारित था। Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को विकसित भारत की नींव मजबूत करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इसमें एमएसएमईज को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत मिलेगी, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार मिलेगी। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। इस बजट में टैक्स पेयर को क्यों कोई राहत नहीं मिली? बजट के रेवेन्यू साइड और विनिवेश पर राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और दीपम सचिव अरुणीश चावला से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव सर और विनिवेश सचिव दीपम सेक्रेटरी अरुणेश चावला सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जब बजट आमतौर पे आता है तो सबसे ज्यादा निगाहें टिकी रहती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे पैसा जुटाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक आम लोगों के बजट का मतलब ही समझा था इनकम टैक्स में कुछ छूट मिला है कि नहीं मिलेगा। और बजट से पहले कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। ये पहली बार ऐसा बजट मैंने देखा कि जहां पे इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत उम्मीद थी नहीं कि कुछ हमें मिलेगा, और ना तो इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि हमें बहुत कुछ टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। फिर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि जिस तरीके से इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, अगले साल का प्रोजेक्शन भी 12% से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स पेयर्स को, खासतौर से मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने से क्या रोक रहा था? सिर्फ इस वजह से चूंकि हमने पिछले साल दिया था, इस साल देना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जाएगा। और ये थोड़ा इस लेवल पे चर्चा भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि क्या सोचा या नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताऊं तो अभी तक इनकम टैक्स के एरिया में जितना सरलीकरण हो सकता है, टैक्स की रेट्स में हो जाए, टैक्स के स्ट्रक्चर में हो जाए, और अब प्रक्रियाओं के ऊपर भी उतना ही जोर है। तो आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी गई। सिंपल सिस्टम दिया गया कि कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने बुक प्रॉफिट के ऊपर आप पैसा 22% दे दीजिए। नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग से 15% का रेट लाया गया। कॉमन व्यक्ति के लिए जो नया इनकम टैक्स रिजीम लाया गया, उसको लाने के बाद उसमें बहुत सरलीकरण किया गया है और रेट्स को काफ़ी कम किया गया है। पिछली बार जैसे आपको पता है 12 लाख रुपए तक का रिबेट भी दिया गया। तो टैक्स की व्यवस्थाओं को अब इस लेवल पे ले जाया गया है कि जो बैलेंस हम कहेंगे बिटवीन टैक्स रिक्वायरमेंट ऑफ और द रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट and the need to keep money is in the hands of people to consume। अब आप जीएसटी को देखिए, जीएसटी रेट तक में, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता है, एक कंज्यूमर तो जीएसटी भी चुका रहा होता है, काफी चुका रहा होता है, और वो तो कंजम्पशन के ऊपर ही निर्भर करता है।
तो उसमें जितना रिफॉर्म पिछली बार रेट रैशनलाइजेशन के लिए थ्रू किया गया और जितने भी कॉमन वस्तुएं थीं और उसमें कोई क्लास वाला व्यवस्था को भी नहीं रखा गया। हर खाने का सामान, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मर से रिलेटेड वस्तुएं, एसेंशियल डे टू डे की जो वस्तुएं हैं सबको उन्होंने मिनिमम टैक्स रेट के ऊपर ले आए और जिसके कारण नेचुरली कंज्यूमर के हाथ में उतना पैसा एक्स्ट्रा आया है। और अगर आप देखें तो उसके कारण जो कंजम्पशन की ग्रोथ है, आप जीएसटी के रेवेन्यू में अब आप देख रहे हैं इतना रेट रिडक्शन होने के बावजूद इस बार का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ तक का पहुंच रहा था। तो अभी ये लगता है कि एक सस्टेनेबिलिटी वाली व्यवस्था पे हम आ गए हैं। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस व्यवस्था को हम कितना सरल बनाएं। चैलेंज अब ये है कि टैक्स बेस कैसे सुधारें। वो लोग जो टैक्स की व्यवस्था में अभी नहीं जुड़े हैं, रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रक्रियाओं को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि लोगों को, जैसे नज कैंपेन के थ्रू कई लोग जो हैं वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, उनको टैक्स भरने की तरफ ले जाना। तो टैक्स बेस करेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहा है। तो प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उसके थ्रू टैक्स के कंप्लायंस को सुधारना, उसके ऊपर फोकस हो जाता है। कि पिछले कई बजट से मैंने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट के दूसरे चरण से ही कि एक बड़ा फोकस सरकार कर रहा था कि कैसे हम मोनेटाइजेशन पे फोकस करें, कैसे डाइवेस्टमेंट पे फोकस करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें, पीएसयूज को लेकर के हर बजट में कुछ न कुछ होता था। लेकिन 2 बजट से मैं देख रहा हूं कि उस पर मतलब बातें कम हो रही होती हैं। तो क्या अप्रोच में कोई अब आप लोग डिसीजन ले चुके हैं, कुछ चेंजेस हुआ है इसमें इन प्रिंसिपल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मतलब हम एक कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के तहत कार्य करते हैं और इस कॉम्पोजिट वैल्यूएशन स्ट्रैटेजी और वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य अंश हैं: कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप विच इज वैल्यू क्रिएशन इन द मार्केट, फेयर डिविडेंड्स और कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट। हम इन चारों को एक साथ देखते हैं और एसेट मोनेटाइजेशन, जिसे बजट की भाषा में मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट्स कहा जाता है, उसमें अलग अलग टारगेट इसलिए नहीं दिया जाता है कि उससे मार्केट में प्राइस ओवरहैंग होता है, उससे डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं। एक अननेसेसरी का दबाव भी बनता है कि हमें इतना पूरा करना है। अब उसको जिस भाषा में कहिए, लेकिन हम एक पाइपलाइन के तहत कार्य करते हैं और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हम समय समय पर अपने मार्केट ट्रांजैक्शंस अनाउंस करते हैं और उसकी जानकारी आपको देते हैं, आपके दर्शकों को भी देते हैं। जो ये कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, इसमें मॉनेटाइजेशन के कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं, इसलिए पॉलिसी इवॉल्व कर रही है, बेहतर हो रही है। उदाहरण के लिए अभी दिसंबर में हमने घोषणा की थी कि पहला पब्लिक इन्वेट लाया जाएगा। तो इन्वेट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शेयर या इक्विटी या रिस्क कैपिटल के बराबर है और यूजर फी को मोनेटाइज करके आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और पब्लिक इन्वेट के माध्यम से हम उसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता को भी, आम ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा और आप देखेंगे कि मार्च से पहले हम उसको करके दिखाएंगे। तो इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए, साथ में लेते हुए हम अगले वर्ष आगे बढ़ेंगे। और डिविडेंड्स में भी आप देखेंगे कि पीएससीज की परफॉर्मेंस में सुधार के साथ साथ जो निवेशक हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फेयर डिविडेंड मिल रहा है। और अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मैं यहां तक कहूंगा कि जो निफ्टी 50 जो टॉप कंपनीज हैं एनएससी और बीएसई में, उनकी तुलना में भी सीपीएससीज बेहतर डिविडेंड दे रहे हैं। और अब तो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी सीपीएससीज का एक पोर्टफोलियो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग पर जोरदार पुश देखने को मिला है। बजट पर डीए सचिव अनुराधा ठाकुर और डीएफएस सचिव एम नागराजू से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। बजट भाषण के शुरू में ही आमतौर पे एग्रीकल्चर, ग्रामीण, किसान, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा जोर था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो। तो क्या माना जाए कि अब इसको हम लोग एक बैकबोन मान के चल रहे हैं, इकोनॉमी का इसी पे आगे बढ़ना है?
तो जैसा आपने देखा होगा इस बजट में, आपने सही नोट किया कि अभी का जो माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी कहानी हुई ये 2014-15 से ही शुरू हो गई, मेक इन इंडिया से, और हम कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक स्ट्रांग कदम आगे रखने का एक बजट माना जाए। और इसलिए जैसे आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स को बड़े केयरफुली सिलेक्ट किया गया है, जिसमें हमें ताकत की जरूरत है, जिसमें हमारी क्षमता है और जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बढ़े और हमारा ग्रोथ, जैसे आपने कहा, बरकरार ही ना रहे, बढ़ भी सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ कोर सेक्टर विच वी विल कीप ऑन रिलाइंग ऑन। साथ में जो आपने देखा होगा कि जो दूसरा कर्तव्य ने जो मैम ने अनाउंस किया आज सुबह, वो है कि हम उतनी ही अहमियत इस बजट में हम सर्विसेज सेक्टर को भी दे रहे हैं। दोनों एक साथ चलेंगे और चलते भी हैं, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि हम कॉन्शियसली सर्विसेज सेक्टर को एक अहमियत दे करके उसके साथ उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। दो वजह से, एक कि सर्विसेज सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा, मैं आसानी तो नहीं कहूंगी, ज्यादा त्वरित रूप से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और साथ में वो एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। जो हमारी इतनी जनता है और सर्विसेज सेक्टर में हम हमेशा से ही सक्षम रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। नए नए क्षेत्र चुने गए हैं और उसको बढ़ाने का भी काम हमने इस बजट में किया है। क्योंकि खासतौर से जब ये कहा जाता है भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, वैसे में सर्विस सेक्टर एक होता है जहां पे यंग पॉपुलेशन को आप इमीडिएट जॉब दे सकते हैं, जिस तरह की स्किलिंग है उस तरह की जॉब दे सकते हैं। इसमें मैं और आगे चलकर आऊंगा, लेकिन नागराज साहब आपसे बैंकिंग सेक्टर, बजट में बड़ा इस पर फोकस रहा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। मैम ने अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म की बात कर दी, उस रिफॉर्म पे आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए कि विकसित भारत से इसको कैसे जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत गोल्स है डेवलप्ड कंट्री होना। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, क्या बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, उसका क्या कैपिटल चाहिए, ये सब देखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, और ये कमेटी रिकमेंड करे, वो रिकमेंडेशन देंगे, गवर्नमेंट सोचेगा और खर्च करके वो करेगा। इसलिए कि हम लोग ऐसे 30 ट्रिलियन के लिए लगभग 36-37 ट्रिलियन क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ चाहिए, बैंकिंग क्रेडिट चाहिए, तब 2047 में, 2047 में 2047 तक, हाँ 27-47 में। अच्छा, बीच में रहा बहुत है, लेकिन उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल कहाँ से आएगा? एक है डोमेस्टिकली ओनर्स है, बैंक का ओनर्स है, बैंक का ओनर्स तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा रहने देगा क्योंकि उनका प्रायोरिटीज बहुत है। अच्छा, और एक है उनका अभी शेयर्स है, उसको मार्केट में बेचना है, वो आएगा, वो कम है। और एक है एफडीआई, बाहर से लेके आना है। सो तीनों रास्ता में वो रास्ता अच्छा होगा, वो मोर वैल्यूबल होगा, वो चुनेंगे। ये कमेटी ये विषय पर चर्चा करके देखेंगे। तो कमेटी का मेन फोकस रहेगा 2024-7 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य, उसके हिसाब से कैसे क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाया जाए और फंड कैसे बैंक ज्यादा से ज्यादा रेज कर सके। अपने फंड रेज करने के दो इंपॉर्टेंट पिलर बताए, एक शेयर बेच करके, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे अपने स्टेक को ऑफलोड भी करना चाहेगी आगे चल करके? हम लोग अभी वो एक सेबी नाम होता है, सेबी मिनिमम शेयर होल्डिंग 75%। अभी वो नीचे सब लोग, हम लोग बैंक, 2 बैंक बिना, बाकी सब लोग नीचे है। लेकिन हम लोग का क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को कैपिटल चाहिए। लास्ट 2 इयर्स हम लोग हर साल हम लोग QIP में जा रहा हूँ मार्केट में। लास्ट ईयर वी थिंक वी रेज अबाउट ऑलमोस्ट 45,000 crores। दिस ईयर ऑल्सो वी आर रेजिंग अबाउट 45,000। वो मैक्सिमम यही कर सकता है एक साल में, 45,000। लेकिन ऐसे सोली करने से हम लोग 50, 55, 51 तक हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये देखने के लिए क्रेडिट कैसे बढ़ाएंगे वो कमेटी देखेगा। कोई स्ट्रेटेजिक सेल वगैरह विचार करेंगे आगे चल के? अभी स्पेकुलेशन का जरूरत नहीं है, वो कमेटी देखेगा।
तो सीएनबीसी आवाज पर हम बजट के फाइन प्रिंट्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत हुई है जो सरकार के लोग हैं, सचिव हैं, उनसे बात करने की। इसी कड़ी में बजट के ऐलानों पर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वी वुलनाम और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन से बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। जो एक पूरा बजट का एक पूरा पैकेज था, पूरा फोकस था किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर से आगे हम अपने आप को किस तरह से इस ग्लोबल पोजीशनिंग में अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को मौजूद रखेंगे, उसको फोकस था। तो किस तरह से जो हमारा कैपेक्स का फोकस है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का फोकस है, वो इस बजट में बरकरार रखा गया है। कैपेक्स में भी अच्छा खासा 12.2 लाख करोड़ का आउटले दिया गया है सर। You know, first of all, the Atmanirbharta or the Make in India has really turned out to be something visionary from the global events and the different events which have happened, and we must thank the leadership that we have for having taken us on this path of Atmanirbharta. And this year's budget continues that focus on the Atmanirbharta, the focus on the manufacturing, the focus on the specific sectors like the rare earth and several other sectors. So it's something which has been the focus or the priority of the government for some time, and this budget is also clearly on that same path. Sir, on the front of skilling and employment, ये बजट कितना खरा उतरेगा, कितना जो इस दो जो समस्या है, खासतौर से जो यूथ की स्किलिंग है, जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं और साथ ही साथ जो जॉब की ज़रूरत है, उसको किस तरह से पुश करेगा, क्योंकि खासतौर से बहुत सारे ऐसे सेक्टर में एलोकेशन किया गया है जहां से सीधे जॉब जनरेशन है, चाहे वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हो, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे और भी अलग अलग सेक्टर्स हो। तो किस तरह से इसको इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए बजट में एलोकेशन किया गया है? So one is, yes, as you rightly said, the sectors where lots of labor employment potential is there. In fact, the textile sector has also been seen as a labor intensive, and much priority has been given there also. And also, if you see the schemes which we have taken up in the recent past for skilling, developing all our ITIs so that they come into world standard kind of skilling centers, the internship program, the Pradhan Mantri, the Rozgar Yojana. So in that way, the skilling and the internship and the employment for the youth has been a focus. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर, जिस तरह से आपने इकोनॉमिक सर्वे में एक बेस रखा स्वदेशी का, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, बजट में कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से देखें तो पूरी झलक देखने को मिल रही है, और खासतौर से स्वदेशी और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग पर जिस तरह से बड़ा फोकस दिया गया है, वो जो शुरू में बात चल रही थी कि आत्मनिर्भर से हम कैसे अपने आप को इस स्थिति से निपटेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक तरह से मेक इन इंडिया 2.0 कहें तो 3.0 कहें तो बेहतर होगा सर। इसको जिस तरह से पूरे, चाहे वो कस्टम एक्ट से लेकर, चाहे हर तरफ से, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर हर जगह से कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंडिंग की भी दिक्कत ना हो, एक्सपोर्ट में भी दिक्कत ना हो। किस तरह से इस पूरे एक पैकेज को क्रिएट किया गया ताकि मेक इन इंडिया क्रिएट हो सके, मेक इन इंडिया को और पुश मिल सके? I mean, I think your question carries with it the seeds of the answer itself, that it is a complete package, because one is with respect to the specific sector that have been chosen for giving extra emphasis and priority, starting from biopharma all the way down to textiles and so on, and also looking at some of the input areas, whether it is nuclear energy, construction and infrastructure equipment, and electronic components, and then aircraft parts manufacturing. So if you look at it, there is a focus through higher expenditure, there is a focus through lower input cost, and there is also a focus on skilling. So these kind of are very much what we wanted the government to focus on, and we have outlined in the economic survey in chapter 16, where if the country has to sort of position itself strongly given
that supply chains can be disrupted, and trade is no longer free, and product imports can be weaponized, etc. Then we also laid out a framework as to which ones we should indigenize first and which ones we should indigenize later, which can be left to the market forces, and where the government has to sort of give a nudge, etc. All those factors have kind of played out in the budget in some fashion. So we are very pleased with the fact that this is a strategically oriented budget, even if it doesn't say so in so many words. Yeah. आम बजट में इस बार एक ऐलान ऐसा हुआ जिसने बाजार का मूड बुरी तरह से खराब कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में एससीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. वित्त मंत्री ने बाद में एससीटी को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि रिटेल निवेशकों को एफ&ओ ट्रेडिंग से सतर्क करने के लिए एससीटी बढ़ाया गया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार एफ&ओ ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर रिटेल निवेशकों को सतर्क करने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ, सीएनबीसी आवाज से। मैम, मेरा सवाल यही है कि जो सवाल एसटीटी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से। मैम, यहाँ पे मैम जो पॉलिसी है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। और दूसरा कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है, बहुत ही जैसे रेवेन्यू सर ने कहा कि बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इससे जो सरकार की पॉलिसी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो बहुत हाई रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है उनमें निवेश से एक तरह से कॉशन करने की पॉलिसी है, तो क्या इससे ये मकसद हासिल होता है क्या? I'll ask the Revenue Secretary to go into the details, but आपका विषय जो मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले बजट के समय में भी इसका एक्सप्लेन भी की। We are touching only the futures and options. STT अदरवाइज बाकी सबका ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन ओनली टू डिटर देम। मकसद बोल रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, जरूर एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए, बस उतना ही। तो बजट हेडक्वार्टर से बजट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलने से पहले आपको बता दें कि आज 8 बजे 7:57 पर बजट की बिग पिक्चर पर बड़े दिग्गजों के साथ बड़ा डिस्कशन होने वाला है। बजट विकसित भारत का विजन 7:57 पर जरूर जुड़िए। नमस्कार।